पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ क्रमांक 1 गुरुत्वाकर्षण। परिचय। थोड़ा याद कीजिए। 1. किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? 2. आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं? 3. गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। यह हमने कक्षा 8वीं में देखा ही है। इस बल की खोज कैसे हुई उसे हम जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यह आपको पता ही है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते या क्षितिज के समानांतर रेखा में क्यों नहीं जाते। अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षितिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षितिज के लंबवत दिशा से नीचे गिरता है। आकृति 1.1 में पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाला बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, अर्थात सेब के स्थान से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया है। आकृति में दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं दिखाई गई हैं। न्यूटन ने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाई पर स्थित सेबों पर प्रयुक्त होता है तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार क्या यह सूर्य, ग्रह जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न ग्रहों के गुरुत्वीय बलों से संबंधित प्रस्तुतिकरणों का संग्रह कीजिए। बल व गति, फोर्स एंड मोशन। किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। थोड़ा याद कीजिए। न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम कौन से हैं? वैज्ञानिकों का परिचय। सर आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। उसके पूर्व केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 नियम प्रतिपादित किए थे, परंतु ग्रह इस नियम के अनुसार भ्रमण क्यों करते हैं इसका कारण नहीं पता था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की। कैलकुलस के नाम से पहचाने जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। न्यूटन परावर्तनक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन व अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। आओ करके देखें। रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधिए। रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि पत्थर एक वृत्त
पर घूमें। उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं? उसकी दिशा कौन सी है? यह बल प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करेंगे? और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा है, तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं। हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही एक कृति हम पहले कर चुके हैं। उसमें एक गोल घूमने वाली चकती डिस्क पर रखा 5 रुपए का सिक्का स्पर्श रेखा की दिशा में फेंका जाता है। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह उपर्युक्त कृति द्वारा समझ में आता है। इस बल को अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण पिंड केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। आपको पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एक विशेष कक्षा में पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलता रहता है। तो क्या उस पर कोई बल सतत प्रयुक्त होता होगा? इस बल की दिशा कौन सी होगी? यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती? क्या हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह सूर्य के परितः ऐसे ही भ्रमण करते हैं? क्या उन पर भी ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है? उसकी दिशा कौन सी होगी? पिछली कृति, उदाहरण और प्रश्नों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करने वाला पिंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के परितः उसकी कक्षा में घूमते हुए रखने के लिए उस पर बल प्रयुक्त होना आवश्यक है, और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। केपलर का नियम, केपलर्स लॉ। प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आंखों से ही किए जाते थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति और गति विषयक बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। योहानस केपलर नाम के वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम हैं। उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। केपलर के नियम नीचे दिए गए हैं। केपलर का पहला नियम, ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। आकृति में ग्रह की सूर्य के परितः परिभ्रमण की दीर्घवृत्ताकार कक्षा दिखाई गई है। सूर्य की स्थिति S द्वारा दर्शाई गई है। केपलर का दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। AB तथा CD ग्रह के द्वारा समान समयावधि में तय की गई दूरियां हैं, अर्थात समान समयावधि के पश्चात A तथा C के पास के ग्रह के स्थान B तथा D के द्वारा दिखाए गए हैं। आकृति में AS व CS ये सीधी रेखाएं एक समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती हैं, अर्थात ASB व CSD यह क्षेत्रफल समान है। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के धन के समानुपाती होता है, अर्थात अगर ग्रह का आवर्त काल यह T होगा और सूर्य से उसका औसत अंतर हो R, तो T² गुना R³
अर्थात टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू स्थिर इज इक्वल टू के। एक, केपलर ने यह नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थानों का मापन करके खोजे। ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं, इसका कारण उन्हें ज्ञात नहीं था। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित करते समय केपलर के नियम किस प्रकार सहायक हुए, यह हम आगे देखने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, दीर्घवृत्त का अर्थ होता है किसी शंकु को किसी एक प्रतल द्वारा तिरछा प्रतिच्छेदित करने पर तैयार होने वाली आकृति, इसे प्रतलीय दीर्घवृत्त कहते हैं। इसके दो नाभि बिंदु होते हैं। इन दो नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरियों का योगफल एक समान होता है। आकृति 1.3 में F1 और F2 दो नाभि बिंदु हैं तथा A, B, C परिधि पर कोई भी बिंदु हो तो AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। थोड़ा सोचिए, आकृति 1.4 में ESF या क्षेत्रफल ASB के समान हो तो EF के बारे में क्या कहा जा सकता है? न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उपर्युक्त सभी निरीक्षणों और केपलर के नियम को ध्यान में रखकर न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। वैज्ञानिकों का परिचय। जोहानस केपलर 1571 से 1630 एक जर्मन खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। सन 1600 में वे प्राग के टाइको ब्राहे नामक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। सन 1601 में टाइको ब्राहे के आकस्मिक निधन के बाद केपलर को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। ब्राहे द्वारा किए गए ग्रहों के निरीक्षणों का उपयोग करके केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को खोजा। उन्होंने खगोल शास्त्र पर विविध पुस्तकें लिखी। उनका कार्य न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियम खोजने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। आकृति में M1 तथा M2 द्रव्यमान वाले दो पिंड दिखाए गए थे तथा D उनके बीच की दूरी है। आकृति में दिखाए गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F को गणितीय भाषा में निम्नानुसार लिखा जाता है, F गुना M1 M2 बाय D स्क्वायर, मतलब F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय D स्क्वायर। 2. G एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना करे तो इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। उसी प्रकार यदि उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी को दोगुना करे तो बल 1/4 हो जाएगा। यदि दोनों पिंडों गोलीय होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होगा। उस रेखाखंड की लंबाई को उनके बीच की दूरी माना जाता है। यदि वे पिंड गोल या नियमित आकार रेगुलर शेप के नहीं हैं, तो बल उनके पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को जोड़ने वाले रेखाखंड की दिशा में होता है तथा D के लिए उस रेखाखंड की लंबाई ली जाती है। समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि G का मान इकाई द्रव्यमान तथा इकाई दूरी पर स्थित
दो पिंडों के गुरुत्वीय बल का मापन करने पर प्राप्त होगा। अर्थात SI प्रणाली में G का मान 1 kg द्रव्यमान तथा एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर होगा। थोड़ा सोचिए। सिद्ध कीजिए कि SI प्रणाली में G की इकाई Nm² by kg-2² है। सर्वप्रथम हेनरी क्वैंडिश नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके G के मान का मापन किया। SI प्रणाली में वह 6.673 गुना 10⁻11 Nm² kg/² है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु होता है जिसमें पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। समान घनत्व वाले गोलीय पिंड का भूमितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्र के सेंट्रॉइड पर केंद्रित होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम बताते समय बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा प्रतिपादन न्यूटन किस आधार पर किया? इसके लिए उन्होंने केपलर के तीसरे नियम की सहायता ली। कैसे, वह हम आगे देखेंगे। एक समान वृत्ताकार गति, अभिकेंद्री बल का परिमाण, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति के गतिमान है तो हमने देखा है कि इस प्रकार गतिमान पिंड के केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्री बल प्रयुक्त होता है। इस पिंड का द्रव्यमान m द्वारा, कक्षा की त्रिज्या r द्वारा और उसका वेग v द्वारा दर्शाया जाए तो इस बल का परिणाम mv²/r होगा। यह गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दिखाया जा सकता है। यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्री बल F = mv²/r होना चाहिए। यहाँ m ग्रह का द्रव्यमान, v उसका वेग और r यह ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अर्थात ग्रह की सूर्य से दूरी है। उसका वेग हम उसके आवर्त काल t अर्थात सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने की समयावधि और त्रिज्या का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। वेग = तय की गई दूरी बाय उसके लिए लगा समय। ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि 2πr, r सूर्य से दूरी उसके लिए लगा हुआ समय बराबर आवर्त काल बराबर t। v बराबर वृत्त की परिधि बाय आवर्त काल बराबर 2πr/t। F = mv²/r = m 2πr/t²/r = 4m²r/t²। इसे r³ से गुना करने पर तथा भाग देने पर हमें प्राप्त होता है कि F = 4m²/r² r³/t²। केपलर के तीसरे नियमानुसार t²/r³ = k यह अचर होता है। इसीलिए F = 4m²/r²
आर स्क्वायर के, परंतु 4m पाई स्क्वायर बाय के अचर, इसीलिए F गुना 1 बाय आर स्क्वायर, अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल जाग की ग्रह की परिभ्रमण के लिए कारणीभूत होता है। वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यही गुरुत्वीय बल होता है तथा वह दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बलों की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है, परंतु वह संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है और विश्व का भविष्य निश्चित करता है। ग्रह, तारे व विश्व के अन्य घटकों के प्रचंड द्रव्यमान के कारण यह संभव हुआ है। थोड़ा सोचिए, टेबल पर रखी दो वस्तुओं या आप और आपके पड़ोस में बैठे आपके दोस्त के बीच गुरुत्वीय बल होगा क्या? यदि होगा तो आप दोनों एक दूसरे की ओर क्यों नहीं सरकते? हल किए गए उदाहरण। उदाहरण 1, महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 किलो और 80 किलो है। उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा? दत्त R is equal to 1m, m1 is equal to 75 kg, m2 is equal to 80 kg व g is equal to 6.67 into 10 raised to 11 nm square by kg square। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार F is equal to jm1 m2 by r square, F is equal to 6.67 into 10 raised to 11 into 75 into 80 by 1 square n is equal to 4.002 into 10 raised to 7 n। महेंद्र और विराट के बीच गुरुत्वीय बल 4.002 into 10 raised to 7 n होगा। यह बल नगण्य है। यदि महेंद्र और जिस बेंच पर वह बैठा है उसके बीच का घर्षण बल 0 हो तो इस गुरुत्वीय बल के कारण महेंद्र विराट की ओर सरकेगा। उसका त्वरण और उसके सरकने का वेग हम न्यूटन के समीकरणों का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 2। उपर्युक्त उदाहरण में महेंद्र की बेंच घर्षण रहित होगी तो विरामावस्था से शुरू होने पर 1 सेकंड के बाद महेंद्र का विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा? क्या वह वेग समयानुसार बदलेगा और कैसे? दत्त महेंद्र पर प्रयुक्त बल is equal to F is equal to 4.002 into 10 raised to 7 n। महेंद्र का द्रव्यमान is equal to m is equal to 75 kg। न्यूटन के दूसरे नियमानुसार महेंद्र के ऊपर बल के कारण होने वाला त्वरण is equal to A is equal to F by m is equal to 4.002 into 10 raised to minus 7 is equal to 5.34 into 10 raised to minus 9 ms square। न्यूटन के पहले समीकरण का उपयोग करके महेंद्र का 1 सेकंड बाद का वेग ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के अनुसार v is equal to u plus at। प्रारंभ में महेंद्र बेंच पर बैठा हुआ होने के कारण उसका प्रारंभिक वेग 0 u बराबर 0 है। उसका बेंच घर्षण रहित है
ऐसा मानने पर v इज इक्वल टू 0 प्लस 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। महेंद्र का 1 सेकेंड के बाद का वेग बराबर 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। यह अत्यंत धीमा वेग है और वह भी घर्षण के अभाव में ही संभव है। यह तुम्हें पता चला ही होगा। यह वेग त्वरण के कारण बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार समयानुसार महेंद्र विराट के समीप सरकने के कारण उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार गुरुत्वीय बल बढ़ते जाएगा और उस कारण न्यूटन के दूसरे नियमानुसार त्वरण भी बढ़ते जाएगा। थोड़ा सोचिए। उदाहरण 2 में महेंद्र का त्वरण स्थिर रखने पर वेगानुसार उसे विराट तक सरकने के लिए कितना समय लगेगा? क्या आप जानते हैं? समुद्र में नियमित रूप से आने वाले ज्वार और भाटे के बारे में आपको पता ही है। किसी किनारे के समुद्र के पानी का स्तर दिन भर में नियमित समयावधि के बाद 2 बार बढ़ता और कम होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वार भाटे का समय भिन्न होता है। समुद्र के जल का स्तर चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण बदलता है। इस बल के कारण चंद्रमा की दिशा में स्थित पानी ऊपर उठता है। इस कारण उस स्थान पर ज्वर आता है। आकृति 1.6 में दर्शाए अनुसार उस स्थान से पृथ्वी के 90 डिग्री अक्ष से कोण पर स्थित पृथ्वी के स्थान पर पानी का स्तर कम होता है और वहां भाटा आता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स क्षितिज के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा या वह समयानुसार बदलेगा? किस प्रकार बदलेगा? वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता? थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वह पुनः नीचे क्यों आता है? उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षितिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षितिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगता है। हल किए गए उदाहरण। उदाहरण 1 महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम ज्ञात करो। दत्त पृथ्वी का द्रव्यमान इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1024 kg। पृथ्वी की त्रिज्या इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ m। महेंद्र का द्रव्यमान इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 75 kg। g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। गुरुत्वीय बल के सिद्धांत के अनुसार महेंद्र पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F इज इक्वल टू Gm1 m2
by r square. F is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 into 6 into 10 raised to 24 by 6.4 into 10 raised to 6 bracket square n is equal to 733 n. यह बल महेंद्र और विराट के बीच के गुरुत्वीय बल का 1.83 इंटू 10 रेज टू 9 गुना है। उदाहरण 2, विरामावस्था से शुरू करके पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण 1 सेकंड के बाद महेंद्र का वेग कितना होगा? दत्त महेंद्र का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, उस पर गुरुत्वीय बल बराबर F बराबर 733 n, महेंद्र का द्रव्यमान बराबर m बराबर 75 किलो, t बराबर 1 सेकेंड, महेंद्र का द्रव्यमान A इज इक्वल टू F बाय m इज इक्वल टू 733 बाय 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार V इज इक्वल टू U प्लस AT, महेंद्र का 1 सेकेंड के पश्चात का वेग V इज इक्वल टू 0 प्लस 9.77 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, V is equal to 9.77 मीटर पर सेकेंड। यह वेग पृष्ठ 6 पर उदाहरण 2 के महेंद्र के वेग का 1.83 इंटू 10 रेज टू 9 गुना है।